नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। इस समय 2024 का चुनाव नजदीक है। यूं कहिए कि अब 250 दिनों से भी काफी कम दिन बचा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है 2024 का चुनाव का। इंडिया बनाम एनडीए का जो भिड़ंत 2024 में होने जा रहा है, इस भिड़ंत में आखिर कौन आगे है, कौन पीछे है? तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर इन दोनों के बीच मुकाबला होता है, इन दोनों के बीच अगर फाइट होती है तो परिस्थिति क्या हो सकती है। 224 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी को 50% वोट शेयर मिला है। 224 सीटें ऐसी हैं। इस समय ये कहा जा रहा है कि जब पूरा एक तरफ से आप कह सकते हैं विपक्ष एक हो चुका है, और जब भी इस देश में विपक्ष एकजुट हुआ है तो देश की राजनीति कहीं ना कहीं नई दिशा की ओर बढ़ा है। देश की राजनीति में कुछ बड़ा हुआ है। यूँ कहिए कि जब इंदिरा गांधी के दौर में इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो गया आपातकाल के बाद, तो इंदिरा की सत्ता चली गई, लेकिन उस दौर में आपातकाल थी। दूसरा उदाहरण सामने आता है बीपी सिंह के दौर में। बीपी सिंह जब एक संयुक्त मोर्चा सरकार बनी बीपी सिंह का, और उस समय राजीव गांधी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कथित तौर पे थे, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ बीपी सिंह जो राजीव गांधी के कैबिनेट के मंत्री थे वो अलग होते हैं। उसके बाद वो एक नया मोर्चा तैयार होता है जहां सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाती है। उसके बाद इस देश के सियासत की जो फिजा है वो बदल जाती है। जो राजीव गांधी को 400 सीटें मिली थी, वही राजीव गांधी अगले चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद से कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो घटते रहा है। उसके बाद से कांग्रेस का वोट शेयर कभी नहीं बढ़ा है। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन अब दौर बदल चुका है, अब नरेंद्र मोदी का दौर है। इस समय नरेंद्र मोदी सबसे मजबूत है। इस दौर में नरेंद्र मोदी को हटाना शायद किसी को भी कोई भी ये नहीं कह सकता है कि नरेंद्र मोदी 2024 में चुनाव नहीं जीतेंगे। लेकिन विपक्षी पार्टी अगर 430 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा करते हैं, उस परिस्थिति में क्या हो सकता है। याद करिए कर्नाटका को, जहां 1-1 मुकाबला हुआ था, वहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। कई राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि जब 1-1 का मुकाबला होगा तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। अगर हम 2019 के चुनाव के उदाहरण देखें तो 430 सीटों के करीब बीजेपी चुनाव लड़ी थी, 430 सीटों के आसपास। उसमें 224 सीटों से बीजेपी 50% के वोट से ज़्यादा हासिल किया था, यानी 50% से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीती थी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 18 सीट है कांग्रेस के, जहां वो 50% से ज़्यादा वोट शेयर से चुनाव जीती थी। डीएमके 19 से, तृणमूल कांग्रेस 6 सीटों। इसके आगे आपको हम बताते हैं कि सियासत अब किस दिशा में बढ़ेगी। तो साथियों एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा पर मेरी पुस्तक आ रहा है। पुस्तक का नाम है 24 की रणभूमि। 24 की रणभूमि के पुस्तक को पढ़िएगा। उसमें कई विषयों पर गंभीरता से चर्चा किया गया, कई विषय महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया गया। हिंदू राष्ट्र हो या 2024 के चुनावी मुद्दा जो होगा, उस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं 24 की रणभूमि में साथियों। लेकिन चलिए साथियों, अब हम आपको कुछ आंकड़ा दिखाते हैं। आंकड़ा कहता है, आंकड़ा झूठ नहीं कहता है। तो जान लीजिए कांग्रेस का स्ट्राइक रेट पिछले कुछ चुनाव से क्या रही। 1999 से हम ले रहे हैं। 1999 में कांग्रेस ने 453 सीटों पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस 114 सीटों पर चुनाव जीती थी। 25% कांग्रेस का स्ट्राइक रेट था। 2004 में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बढ़ गया, 34% की एवरेज आई, लगभग 35% था। 2004 में कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है वो बदल गया, लगभग 35% हुआ। 2009 में जो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट था वो 46% हो गया मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में, और मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल से लोग खुश थे। लेकिन जब 2014 आया तो कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है वो 46% से गिरकर 9% पर आ गया। उस दौरान कांग्रेस की सरकारों पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हर दिन कोई ना कोई घोटाला के आरोप लग जाता था, इसलिए कांग्रेस का स्ट्राइक रेट गिर गया, इसलिए कांग्रेस पार्टी को झटका लगा। 2019 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 421 सीटों में से 52 सीटों पर जीत मिली और स्ट्राइक रेट 3% के लगभग बढ़ा। लेकिन 2019 में कांग्रेस 421 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार शायद कांग्रेस की सीटों की संख्या और घट जाएगी, क्योंकि कांग्रेस अगर इंडिया अलायंसेस में जो गठबंधन साथी है
उन्हें तो सीट देगी, यानी कांग्रेस की सीटों की संख्या है 2024 में और घटेगी। इंडिया अलायंस में ऐसे कई दल है जो क्षेत्रीय दल जो अपने राज्यों में मजबूत है। बंगाल में ममता बनर्जी मजबूत है, तो ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 या 3 सीटों से ज़्यादा नहीं देना चाहती है बंगाल में कांग्रेस पार्टी को। वहाँ की परिस्थिति अलग है। इसके अलावा हम बात करें बिहार की, तो लालू प्रसाद यादव 4 सीटों से ज़्यादा नहीं देना चाहते हैं कांग्रेस को, लेकिन लालू प्रसाद यादव और जो महागठबंधन बिहार में से सेलिंग हुई, इसमें कांग्रेस को लगभग 8 सीटें मिलेगी अगर कोई तीसरा पार्टी, कोई नया दल नहीं आता। लेकिन नीतीश कुमार कह चुके 2 और पार्टी बिहार के जो इंडिया अलायंस में आने वाले हैं, उसके बाद कांग्रेस की सीटें तो कम होगी। बीजेपी के स्ट्राइक रेट की हम बात करते हैं। बीजेपी ने 1999 में 339 सीटों पर चुनाव लड़ा, 182 सीट जीती, लगभग 54 का स्ट्राइक रेट था। 2004 में बीजेपी 364 सीटों पर चुनाव लड़ी, 138 सीटें जीती, यानी लगभग 35 के स्ट्राइक रेट रहा। फिर 2009 में 433 सीटों पर चुनाव लड़ी, 116 सीटें जीती, लगभग 27% का स्ट्राइक रेट था। 2014 में बीजेपी 428 सीटों पर चुनाव लड़ी, 282 सीटें जीती और जो स्ट्राइक रेट था वो लगभग 66 का था। 2019 में बीजेपी 436 सीटों पर चुनाव लड़ी, 303 सीटें जीती, इसमें बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट था 69%। 2014 को देखें तो 65%, लगभग 66% का स्ट्राइक रेट था। तो 2019 में लगभग 70%, 69.49% का स्ट्राइक रेट, तो आप कह सकते हैं 70% की एवरेज बीजेपी ने कहीं ना कहीं 2019 में सबसे बेहतर प्रदर्शन अब तक का कर चुका है। क्या 2024 में बीजेपी इससे बेहतर प्रदर्शन करने जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है साथियों। लेकिन दोनों ही पार्टियों का स्ट्राइक रेट देखिए तो जहां कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट 2009 के बाद घटती रही, वहीं बीजेपी का स्ट्राइक रेट 2014 में जितना था 2019 में उसमें बढ़ा। बीजेपी अगर 224 सीटें ऐसी रहती है जहां बीजेपी 50% से ज़्यादा वोट शेयर हासिल कर लेता है, तो मैंने आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव उतना कठिन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जब हम इंडिया गठबंधन को देखते हैं, तो इंडिया गठबंधन के पास ऐसा दावा की जाती है कि उनके पास 65% वोट शेयर है। सीटें में भले आज इंडिया गठबंधन कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन वोट शेयर उसके पास 65% है। यहाँ बीजेपी का जो वोट शेयर है 37% है। नीतीश के पार्टी चले जाने के बाद बीजेपी का वोट शेयर बिहार में घटा ही है। नीतीश कुमार के पास 15% के लगभग वोट शेयर है। अब अगला चुनाव जब होगा तब पता चलेगा बीजेपी बिहार में अपना वोट शेयर बढ़ाती है या नहीं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के पास 65% वोट शेयर है, लेकिन अगर सच्चाई देखें तो इंडिया गठबंधन के पास लगभग 46% वोट शेयर है, जबकि बीजेपी के पास, आज के एनडीए के पास, जो एनडीए में आज दल है उसे माने तो लगभग 30% वोट शेयर है। पिछला चुनाव में 37% वोट शेयर मिला था। कई दल अब एनडीए से अलग हो चुके हैं, उसके बाद एनडीए का जो वोट शेयर, नया वोट शेयर है, वो लगभग 30% का है साथियों। एक और आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूं कि कांग्रेस का वोट शेयर कब गिरा है। 1989 में जब संयुक्त मोर्चा बना था राजीव गांधी के खिलाफ, तब कांग्रेस का वोट शेयर करीब 40% गिर गया, 39.53%। इसके बाद कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो गिरना शुरू हुआ। इसके बाद 1996 में कांग्रेस का जो वोट शेयर गिरा वो करीबन 30% था, 28.80% वोट शेयर कांग्रेस को मिला। 2014 में कांग्रेस का फिर वोट शेयर गिरा 19.52%, यानी करीब 20% का वोट शेयर कांग्रेस का गिरा। 1984 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो उसे 49.10%, लगभग 50% वोट शेयर मिला। इस चुनाव के बाद कांग्रेस का गिरना शुरू हुआ और कांग्रेस पार्टी गिरते नजर आई। इसके बाद कांग्रेस पार्टी 50% के वोट शेयर तक अकेले दम पर नहीं पहुंचा। इसके बाद कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर बहुमत में भी नहीं आया। यूं कहिए कि इसके बाद कांग्रेस का बुरा दौर 1984 के बाद, जब 1989 इलेक्शन आई, उनके ही राजीव गांधी के कैबिनेट के बीपी सिंह ने अलग मोर्चा तैयार किया और बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। कुछ समय के लिए ही बने, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री तो बने। अब हम आपको एक और हैरान करने वाले आंकड़े बताने जा रहे हैं। अगर कांग्रेस की लड़ाई क्षेत्रीय दलों से होती है तो कांग्रेस किस प्रकार से खेलता है। क्षेत्रीय दलों से अगर कांग्रेस की सीधी लड़ाई हो जाती है 71 सीटों पर, 2019 की ये बात कर रहे हैं, तो 37 कांग्रेस जीती तो 34 क्षेत्रीय दलों जीत करें। 2019 की बात करें तो भाजपा और क्षेत्रीय दलों के बीच सीधी लड़ाई होती है, उसमें 185 सीटों पर भाजपा क्षेत्रीय दलों से आगे रहती है, 128 सीटों पर भाजपा जीतती है, 57 सीटों पर क्षेत्रीय दल चुनाव जीतते हैं। 2019 में अगर राष्ट्रीय पार्टियों का प्रदर्शन देखें
तो वो क्या रहा है। 2019 के चुनाव को अगर हम देखें, 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन 2019 के अगर राष्ट्रीय पार्टी के प्रदर्शन देखें तो टीएमसी को 62 में 22 सीटें मिली। टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी, बीएसपी यानी बहन मायावती की पार्टी को 383 सीटों पर चुनाव लड़ी, 10 सीटों पर सफलता मिली और मायावती को 10 सीटों पर सफलता मिलने में अखिलेश यादव का अहम रोल था। अखिलेश के पार्टी के साथ 2019 के चुनाव में मायावती का गठबंधन था। बीएसपी के जो वोटर है वो बहुत ही चालाक वोटर है। बीएसपी के जो वोटर है वो क्या करते हैं, जातीय समीकरण के अनुसार बीएसपी के वोटर जैसे ही देखते हैं कि वो बीएसपी का कैंडिडेट खड़ा नहीं है तो उस जगह पर बीएसपी का वोटर बीजेपी को वोट करना पसंद कर लेता है। लेकिन अखिलेश यादव के पार्टी को वोट नहीं करता है बीएसपी का वोटर, जो मायावती का वोटर है, जो मायावती का कोर वोटर है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 436 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 303 सीटें जीती, 51 सीटें ऐसे रहे जहां बीजेपी का वोट काफी कम रहे और वो ज्यादातर सीटें दक्षिण के राज्यों की थी। लेकिन इस बार मैं लगातार कह रहा हूं कि दक्षिण के राज्यों से बीजेपी को सफलता मिलेगी। तो इसके पीछे के कारण क्या है, दक्षिण की राजनीति पर हमारा विश्लेषण जल्द आने वाला है, उसके बाद आपको मालूम पड़ जाएगा। सीपीआई की बात करें तो 49 सीटों पर चुनाव लड़ी थी 2019 में, उसमें सीपीआई ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, 41 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। कांग्रेस पार्टी 421 सीटों पर चुनाव लड़ी, 52 सीट जीती, 148 पर तो कांग्रेस का बुरा हाल हुआ। एनसीपी जो राष्ट्रीय पार्टी है 34 सीटों पर चुनाव लड़ी, 5 सीट जीती, 14 पर बुरा हाल हो गया। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में एनसीपी 2 भागों में टूट गया। तो मैंने आप समझ सकते हैं कि 2024 से पहले की राजनीति किस दिशा की ओर बढ़ने जा रहा है। साथियों, जब हम आंकड़ों को देखते हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी फाइट होती है तो वहां पर खेल पलटा हुआ नजर आता है। वहां कांग्रेस एक तरफा हार जाती है। अगर महागठबंधन इंडिया अलायंस बनता है तो इंडिया अलायंस के जो दल है वो चाहते हैं कि कांग्रेस सीधे बीजेपी से लड़े, बाकी किसी से ना लड़े। मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं, कांग्रेस को इतना बुरा दिन दिखाना चाहते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि कांग्रेस 200 या 250 सीटों पर सीधे बीजेपी से लड़ती है तो कांग्रेस का इतिहास का सबसे बुरा हार हारने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज के बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकती है। बीजेपी काफी मजबूत है कांग्रेस के मुकाबले, लेकिन क्षेत्रीय दल बीजेपी को हरा सकती है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत आधार बनती है। जैसे बिहार में नीतीश लालू अगर खाली मिल जाते हैं ना तो बीजेपी हार जाएगी। नीतीश लालू के पास इतने वोट शेयर है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे उद्धव ठाकरे और शरद पवार महाराष्ट्र मिल जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हरा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बंगाल देखिएगा तो वहाँ पर लेफ्ट और ममता बनर्जी अगर मिल जाती है, लेफ्ट और ममता बनर्जी मिलेगी या नहीं, या ममता बनर्जी अपने दम पर बीजेपी को हरा सकती है, तो क्या ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस को घुसने देगी? जवाब है नहीं। तो सीधे शब्दों में आप समझ लीजिए कि राजनीति किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, देश की राजनीति किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी कमजोर नहीं हुए हैं, इंडिया अलायंस से जोर बन गई है, लेकिन ये अलायंस भी कुछ नहीं कर सकता है साथियों, क्योंकि देश की सियासत एक नई राजनीति की ओर बढ़ रही है। अब हम आपको कुछ बातें आपको बताते हैं, वो बातें काफी महत्वपूर्ण है। ये देखिए, कांग्रेस और बीजेपी सीधी फाइट जब होती है तब देश की सियासत में परिस्थिति कैसी होती है। अगर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी फाइट हो जाती है, 2014 की बात करें तो 189 सीट ऐसे थे जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी फाइट थी। वहां पर बीजेपी 166 सीटों पर जीत गई, कांग्रेस को महज 23 सीटें मिला। 2019 वो साल था जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होती है। वहां बीजेपी 192 सीटों में 176 सीटें जीत जाती है, कांग्रेस को महज 16 सीटें मिलती है। मतलब समझ सकते हैं कि इंडिया अलायंस अगर ये चाहता है कि कांग्रेस सीधे तौर पर बीजेपी से लड़े, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, तो कांग्रेस को इंडिया अलायंस क्या बताना चाहता है, क्योंकि यहां पर तो 192 से इंडिया अलायंस क्या चाहता है कि कांग्रेस खत्म हो जाए। क्या देश की राजनीति से कांग्रेस पार्टी का खात्मा चाहता है इंडिया अलायंस के लोग? अगर इसी इंडिया अलायंस पर कांग्रेस रहती है और वो सीधे तौर पर बीजेपी से 200 या 250 सीटों से फाइट करती है तो उसमें से कितने सीटें कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी? तब क्या कांग्रेस पार्टी अपनी सबसे बड़ी गलती करने जा रही है? यूं कहिए कि कांग्रेस पार्टी अपनी सबसे बड़ी गलती करने जा रही है कि वो इंडिया अलायंस में है, क्योंकि इस अलायंस में रहने के बाद बाकी सबको फायदा हो जाएगा। आम आदमी पार्टी को फायदा हो जाएगा, नीतीश को फायदा हो जाएगा, लालू प्रसाद यादव को फायदा हो जाएगा, लेकिन
लेकिन कांग्रेस को फायदा नहीं होने वाला है, कांग्रेस को नुकसान ही होगा। जैसा कि मैंने एक आंकड़ा दिखाया था जिसमें क्षेत्रीय दलों से जब कांग्रेस का मुकाबला होता है तो कांग्रेस पार्टी वहां मजबूत वहां पर कम से कम 37 सीटें जीतती है, जबकि क्षेत्रीय दल जो है वो 34 सीटें जीतती है। मतलब क्षेत्रीय दलों से तो कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से मुकाबला कर रही है, लेकिन जब बीजेपी से मुकाबला होता है तो वन साइडर हो जाता है। वन साइडर होने का अर्थ क्या होता है तो समझ जाइए कि सियासत किस दिशा की ओर बढ़ चला है, सियासत किस दशा की ओर बढ़ चला है। यूं कहिए कि राजनीति पलटने जा रहा है, यूं कहिए कि देश की सियासत 24 में जब पहुंचेगी। मैं बार बार कह रहा था कि दक्षिण के राज्यों से बीजेपी को इस बार सीटें मिलेगा। एमके स्टालिन के बेटा ने जो बयान दिया उस बयान का नुकसान होगा या नहीं, उस पर मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ एमके स्टालिन के बेटे ये बखूबी जानते थे कि वहाँ पर वो जातीय समीकरण के आधार पर बयान दिए हैं। क्षेत्रीय तौर पर डीएमके वहाँ पर एक स्टेबल पार्टी है, लेकिन वहाँ पर बीजेपी से तेजी से उभर रही है। बीजेपी को कहीं ना कहीं हिंदू वोटरों को एक करने का मौका तमिलनाडु में दे दिया है एमके स्टालिन के बेटा, और ये आपको देखने को मिलेगा 24 का जब लोकसभा चुनाव होगा। यहाँ की जब हम कहानियां देखते हैं क्षेत्रीय दलों का जो दबदबा है, क्षेत्रीय दलों कांग्रेस को, क्षेत्रीय दलों की जो परिस्थिति है वो बीजेपी से टक्कर ले सकती है, वो कांग्रेस पार्टी को भी टक्कर देती है, लेकिन कांग्रेस सीधे तौर पे बीजेपी को टक्कर नहीं देती है। कांग्रेस सीधे तौर पे बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकती है। अगर राहुल गांधी बीजेपी से मुकाबला करने की बात करते हैं, कहते हैं कि 24 में वो चुनाव जीतेंगे, गारंटी दे रहे थे राहुल गांधी। अब राहुल गांधी अगर वो गारंटी दे रहे हैं तो किस आधार पे दे रहे हैं? क्या इंडिया अलायंस का जो वोट शेयर है जो करीब बताया जा रहा है 65% हो सकती है, अगर उस 65% के आधार पर अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जीतेगा तो ये समझ लीजिए कि 2019 के चुनाव में सपा और बीएसपी का जो वोट शेयर था उसे ही मिला लेते तो वोट शेयर बीजेपी से काफी ज्यादा था। लेकिन हुआ क्या, मायावती का जो वोटर था वो अखिलेश यादव में नहीं गया। अखिलेश यादव का वोटर तो गया लेकिन मायावती का वोटर नहीं गया। अखिलेश यादव का वोटर ज्यादा हद तक नहीं गया, नहीं तो मायावती 10 सीटें नहीं जीती। तो परिस्थिति इस वक्त देश की सियासत की एक नई तरफ है, लेकिन यहाँ पर 1 to 1 मुकाबला जब होता है तो बीजेपी की परेशानी बढ़ जाती है। ये भी जान लीजिए 1 to 1 मुकाबला कर्नाटका में बीजेपी के साथ हुई, जहाँ जेडीएस को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने मैसेज भेज दिया कि जेडीएस को वोट करने का मतलब है बीजेपी को वोट देना, जिस कारण से वहाँ की सियासत पलट गई और कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव जीत गई। अब 1 to 1 मुकाबला अगर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस चाहती है पूरे देश में करीब 450 सीटों पर, तो अगर ये संभव हो जाता है, एक तरफ इंडिया अलायंस के प्रत्याशी होंगे और दूसरे तरफ बीजेपी का होगा, तो कहीं ना कहीं राजनीति एक नई दशा की तरफ बढ़ेगा। तब क्या हो सकता है, तब बीजेपी को एक ऐसा झटका लग सकता है जिसकी संभावना शायद आज कई राजनीतिक विश्लेषक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो कर्नाटका में हो गया, कर्नाटका का विधानसभा परिणाम अगर खराब आया तो याद करिए 2018 में जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों राज्य कांग्रेस जीत गई थी, उस दौर में कहा जाने लगा मोदी की जादू समाप्त हो गया, मोदी का मैजिक समाप्त हो गया। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने नया इतिहास रच दिया, 303 सीटें जीते। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार 400 सीटें जीतने जा रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है साथियों। जब हम राजनीति के विश्लेषण करते हैं तो लंबा वीडियो बन जाती है, आज की वीडियो भी लंबा हो गई होगी। आगे मैं आपको और बेहतर ढंग से इस राजनीति को समझाने का प्रयास करूंगा। 2024 से पहले क्या हो सकता है, क्या 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा लौटेगी या फिर नहीं, इन तमाम चीजों पर राजनीति का विश्लेषण जारी रहेगा। आज मेरा पुस्तक 24 की रणभूमि अब आ रहा है, 24 की रणभूमि याद रखिए, 24 की रणभूमि, 24 के रणभूमि जो मेरा बुक है, उस बुक को अगर आप पढ़िएगा तो 2024 के चुनाव के जो चुनाव के मुद्दे हैं वो आप पहले ही जान जाइएगा। चुनावी मुद्दे 2024 में क्या होने जा रहा है, 24 की रणभूमि के पुस्तक को जैसे आप पढ़िएगा उन सारे राजनीतिक विषय को आप पहले ही समझ लीजिएगा। 24 की रणभूमि याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को आ रहा है, गांधी जयंती के दिन। इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा क्योंकि इस पुस्तक में 2024 के चुनाव से जुड़े जो मुद्दे हैं वो मुद्दे आपको पता चल जाएगा। 24 का रणभूमि एक ऐसा किताब है जो आपको 2024 के चुनाव आने से पहले बहुत कुछ बता देगा। जैसे इन टॉक पर हमारा विश्लेषण विश्वसनीय रहता है, उसी तरह से 2024 के रणभूमि पर लिखा गया हमारा ये पुस्तक एक महत्वपूर्ण एनालिसिस है। इसमें आपको नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का
भी अलायंसेस है, इसके अलावा यूपीए का भी अलायंसेस, इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगा। एक किताब में आप सारी चीज़ें तो नहीं लिख सकते, काफ़ी चीज़ें का जिक्र करना मैं छूट गया, लेकिन चलिए साथियों 24 की रणभूमि में फिर से आपको कभी बताऊंगा उस पुस्तक की कुछ बातें। लेकिन आप किताब पढ़िएगा, जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट सभी जगह बुक उपलब्ध होगा। लेकिन चलिए साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल आपको क्या लगता है कि इंडिया एयरलाइंस और इंडिया के बीच किसका पल्ला भारी है, ये हमें कमेंट में बताइए। इसके साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाना बिल्कुल न भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर, क्योंकि राजनीति की खबर यहीं पर मिलता है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।